नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आज शुरुआत करते हैं एक वीडियो से और फिर बात करेंगे कि ये मामला क्या है। ये पाकिस्तान से आया कोई वीडियो नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो केरल के मल्लापुरम का है, जहां कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पीएफआई ने अपने स्थापना दिवस पर जुलूस निकाला, जिसमें आरएसएस के डमी कार्यकर्ता बनाकर उनके हाथों में हथकड़ियां लगाकर जुलूस निकाला गया। दिखावे के लिए 2 अंग्रेज भी रखे गए और हाथों में लाठी डंडा लेकर पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने या इलाहे इल्लल्लाह के नारे लगाए। ये वीडियो सिर्फ पीएफआई के खतरनाक मंसूबों की झलक नहीं है, ये बताता है कि भारत जैसे सेकुलर देश के एक राज्य में खुलेआम किस तरह मजहबी उन्माद और नफरत फैलाई जा रही है। अब जरा सुनिए कि केरल की सड़कों पर की गई इस बेहूदी और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली नौटंकी पर पीएफआई की तरफ से क्या सफाई दी गई है। रैली आयोजित करने वाले सदस्यों का कहना है कि जिसे आरएसएस की वेशभूषा बताया जा रहा है, दरअसल वो फासीवाद के विरोध का प्रतीक है। रैली की मेन थीम तो एकता पर आधारित थी, जिसके ज्यादातर हिस्सों में यही दिखाया गया था कि मुसलमानों ने कैसे अंग्रेजों का विरोध किया था और इसका संदेश एकता दिवस से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे भड़काऊ प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। पीएफआई की तरफ से दी गई ये दलील किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि उनके इरादे इस वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। क्या अगर ऐसी ही रैली हिंदूवादी संगठन निकालते, जिसमें 2 मुसलमानों की डमी बनाकर उन्हें जंजीरों में जकड़कर सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते और कहते कि मुस्लिम वेशभूषा वाले दरअसल इस्लामोफोबिया का प्रतीक हैं, तो क्या इसे एकता रैली माना जाता? तब लिबरल, सेकुलर और वामपंथी पूरी दुनिया में हल्ला मचा देते कि देखो, भारत में फासीवाद आ गया है और शांति दूतों का समाज डरा हुआ है। लेकिन मामला मुस्लिम समुदाय की झूठी पैरवी करने वाले पीएफआई से जुड़ा है, तो कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। अब सुनिए पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने मीडिया से क्या कहा। उसने कहा कि इस रैली की थीम तो 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ की गई मोपला क्रांति से जुड़ी है। इसमें तो मालाबार के लोगों के इतिहास को दिखाया गया था, जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जबकि सच तो यह है कि मालाबार के मोपला नरसंहार की सच्चाई को इतिहास में छुपाया गया है, जहां 1921 में सैकड़ों मोपला हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जहां इस्लामिक ताकतों ने मिलकर लूटपाट की और खिलाफत आंदोलन के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आड़ लेकर हिंदुओं का नरसंहार किया। मगर फिर भी वामपंथी इतिहासकारों ने उन घिनौने इस्लामिक चेहरों को छिपाने के लिए इतिहास के पन्नों में उन्हें मोपला के विद्रोहियों का नाम दे दिया और आगे चलकर पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने के लिए उस बर्बरता को इतिहास के पन्नों से ही गुम कर दिया या फिर काट छांट कर इस पर जानकारी दी गई। मोपला के नाम पर सफाइयां देने वाले पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक में पॉपुलर फ्रंट डे 2021 पर एक सभा में जमकर जहर उगला था। पूरा भाषण आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा, लेकिन उसके कुछ हिस्से मैं आपको जरूर बताऊंगी। अपने भड़काऊ भाषण में अनीस अहमद ने आरएसएस को कैंसर बताया और कहा कि मैं सभी मुस्लिम व्यवसायियों और दुकान के मालिकों से यह कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इन आरएसएस के लोगों को एक भी रुपया ना दें जो दान के लिए पूछ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये राम के लिए मंदिर नहीं, ये आरएसएस का मंदिर है और उसके लिए मुसलमानों के पैसे से एक भी ईंट नहीं लगनी चाहिए। इतना ही नहीं, उसने मुसलमान को भड़काने के लिए यह भी कहा कि इंडिया में जब पूरी एक सोसाइटी और खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे वक्त में कम्युनिटी को आशा देने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट है। ये वही पीएफआई है जिसके 2 आतंकवादी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं, जो बसंत पंचमी के दिन हिंदू नेताओं पर हमला करने के मकसद से आए थे। इनके पास से इतना असला बारूद बरामद हुआ था कि एक बड़ी तबाही हो सकती थी। इसीलिए यूपी पुलिस ने चेताया भी था कि पीएफआई यूपी में अपने ट्रेनिंग ग्राउंड्स बनाना चाहता है।
दिल्ली में जब पिछले साल फरवरी में दंगे हुए थे तो उन्हें भड़काने में पीएफआई के भी शामिल होने की रिपोर्ट आई थी। उससे पहले दिसंबर 2019 में शाहीन बाग में धरने को फाइनेंस करने वालों में भी पीएफआई का नाम आया था। पीएफआई ने कभी भी अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर ठीक से जवाब नहीं दिया। पीएफआई वो कट्टरपंथी संगठन है जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करने का दावा करता है, लेकिन इसका नाम आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों में सबसे आगे रहता है। खुफिया एजेंसियों की इस पर लंबे अरसे से नजर है। पीएफआई ने केरल को अपना गढ़ बना रखा है। वहां की कम्युनिस्ट सरकार पर इसे संरक्षण देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि उसका केरल मॉड्यूल आईएसआईएस यानी आइसिस के लिए काम कर रहा है। वहां से इसके सदस्यों ने सीरिया और इराक में आइसिस को ज्वाइन किया। वहीं मई 2019 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पीएफआई के कई ऑफिसों पर छापे मारे। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को यह शक था कि इसके सदस्यों ने 21 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में हुए बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का ब्रेन वॉश किया था। श्रीलंका के इस बम धमाके में 250 लोगों की मौत हुई थी। पीएफआई के ऊपर आइसिस से लिंक होने के अलावा भी कई तरह के आरोप हैं। आरोप है कि संगठन का हाथ कई राजनीतिक हत्याओं और धर्म परिवर्तन के मामलों में भी है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई का नाम लव जिहाद के मामलों में भी आया है। 2017 में केरल की पुलिस ने एएनआई को लव जिहाद के 94 मामले सौंपे थे। बताया जाता है कि लव जिहाद के इन मामलों के पीछे पीएफआई के 4 सदस्यों का हाथ था। पीएफआई के लिंक भारत में जो बैन हो चुकी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है यानी सिमी से उससे भी जुड़े हैं। पीएफआई के कुछ सदस्य पहले सिमी के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं। पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल रहमान पहले सिमी का राष्ट्रीय सचिव रह चुका है, जबकि पीएफआई का राज्य संगठन सचिव अब्दुल हमीद इसके पहले 2001 में सिमी में इसी पद पर था। बताया जाता है कि 2006 में सिमी को बैन कर दिए जाने के बाद इसके सदस्य पीएफआई में आ गए। अब जरा इनके खूंखार कारनामे भी जान लीजिए। 2010 में पीएफआई पर आरोप लगा कि इसके सदस्यों ने एक मलयाली प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ का दाहिना हाथ काट डाला था, क्योंकि प्रोफेसर ने पैगंबर पर सवाल उठाए थे। 2012 में केरल की सरकार ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि पीएफआई के सदस्यों का सीपीआईएम और आरएसएस से जुड़े 27 राजनीतिक हत्याओं में हाथ था। सरकार ने कहा कि ज्यादातर हत्याएं सांप्रदायिक रंग देकर की गई थी। इसके अलावा भी इनकी 86 इसी तरह की हत्याएं करने की योजना थी। वहीं 2012 में इस ग्रुप का नाम असम के कोकराझार में आया था और यह बताया गया था कि पीएफआई के सदस्यों ने जानबूझकर इलाके में अफवाह फैलाकर दंगा फैलाया। 2016 में कर्नाटक के एक स्थानीय आरएसएस नेता रुद्रेश की 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने हत्या कर दी थी। बेंगलुरु और शिवाजी नगर में हुए इस हत्या में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये चारों पीएफआई से जुड़े हुए थे। देश के 23 राज्यों में पीएफआई अपनी पैठ बना चुकी है। केरल और कर्नाटक में इसने अपने राजनीतिक संपर्क भी बना लिए हैं और इन दिनों यूपी में पैठ बनाने को यह बेताब है। पीएफआई को इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन करने की मांग की है। इस बारे में यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है कि सीए के विरोध में यूपी में जिस तरह के हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे उसके पीछे पीएफआई का हाथ था। पुलिस का यह भी कहना है कि राज्य के कई इलाकों में दंगा और तोड़फोड़ करने के आरोप में पीएफआई के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई का दावा है कि वो मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए काम करती है। इसका कहना है कि मुसलमानों के हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करती है। हालांकि असलियत इसके ठीक उलट है, जैसा कि मैंने आपको सिलसिलेवार बताया। और जिस तरह का सांप्रदायिक जहर अब ये सरेआम उगलने लगे हैं, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में इनके खतरनाक इरादे देश और देश की एकता के लिए आपकी और हमारी सोच से कहीं बड़ा खतरा बनकर सामने आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।